नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेडिशन के बारे में कि देशद्रोह है क्या, और पूरा का पूरा जो हमारा ध्यान होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन पेनल कोड के आईपीसी सेक्शन 124A के बारे में होगा। इस सेक्शन को मिस मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के मेन क्वेश्चन राइटिंग के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट गोइंग। तो जानते हैं हम आईपीसी की धारा 124A के इतिहास के बारे में। इस धारा का जन्म जो था वो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि 17वीं शताब्दी में वहां के सांसदों का मानना था कि सरकार के प्रति केवल अच्छी राय को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर सरकार के प्रति नकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा और सरकार और राजशाही के खिलाफ लोग अपनी विचार और अभिव्यक्त करेंगे तो इस नकारात्मक प्रभाव से वहां की सरकार और राजशाही खतरे में पड़ सकती है, जो उनके लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए इस धारा 124A के बारे में उन्होंने तभी से विचार करना शुरू कर दिया था। इस कानून को मूल रूप से 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनेता थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन 1860 तक इसको भारतीय दंड संहिता आईपीसी को लागू करते समय इस प्रावधान को उसमें शामिल ही नहीं किया गया। लेकिन 1870 आते आते जब देश की स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन बढ़ने लगे और अपराधों का मामला बढ़ने लगा तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत में खतरे में पड़ने लग गई। तो इसके लिए उनको एक कानून की आवश्यकता महसूस हुई, जिसे तब जेम्स स्टीफन द्वारा एक संशोधन को पार्लियामेंट में पेश किया गया और इसके माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को इंग्लैंड और इंडिया में दोनों में लागू कर दिया गया था। उस समय ये जो कानून था वो असंतोष की किसी भी आवाज को दबाने के लिए सबसे कठोर कानूनों में से एक था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे प्रमुख राजनेता को गिरफ्तार करने और उनकी आवाज को दबाने के लिए भी इस कानून का कई बार प्रयोग किया गया था। आजादी के बाद इस आईपीसी सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में बने रहने दिया गया, मतलब उसे हटाया नहीं गया। इसी को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ मामले में वर्ष 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक औपनिवेशिक काल के इस कानून धारा 124A देशद्रोह को बरकरार रखा था और फैसला सुनाया कि अगर कानून द्वारा स्थापित मतलब कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्टैब्लिश गवर्नमेंट को कोई उखाड़ फेंकना चाहता है या उसको पलट देना चाहता है, उलट देना चाहता है, तो राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि यह भी कहा गया कि धारा 124A केवल उन अभिव्यक्तियों पर लागू होगी जो या तो हिंसा का इरादा रखती हैं या जिनमें हिंसा करने की प्रवृत्ति हो, जिसके कारण देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाए। वर्तमान की बात करें तो आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह एक अपराध है। आईपीसी की धारा 124A की बात करें तो यह कानून राजद्रोह को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित संकेतों, दृश्यों के रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने वाले प्रयत्नों को इसमें शामिल किया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति या समूह लिखित, मौखिक संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने वाले प्रयत्नों के द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है तो ये एक अपराध होगा और ये आईपीसी की धारा 124A के अंडर में आएगा। विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल होती हैं। हालांकि इस खंड के तहत घृणा और अवमानना फैलाने की कोशिश किए बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। मतलब साफ है कि विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता तो शामिल होती है, लेकिन घृणा और अवमानना मतलब कोई व्यक्ति किसी सरकार से घृणा या अवमानना करता है तो उनको अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये किसी का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। किसी को कोई सरकार अच्छी लगती है, किसी को कोई सरकार अच्छी नहीं लगती, ये किसी सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, इसलिए इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। राजद्रोह एक अपराध है और इसके अंतर्गत जो दंड दिया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है, मतलब इसमें आपको जमानत नहीं मिल सकती अगर आरोप साबित हो गया तो। राजद्रोह के अपराध में 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है और इसी के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से भी रोका जा सकता है और पासपोर्ट को भी जब्त किया जा सकता है। मतलब पूरी जिंदगी उसको पासपोर्ट के बिना ही रहना पड़ेगा और देश छोड़कर तो जा ही नहीं सकता, जिससे विदेश में बैठकर वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सके या उसको बढ़ावा दे सके। अब बात करते हैं इसकी आलोचना की कि राजद्रोह में क्या सही है और क्या गलत। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 124A को रद्द करने वाली याचिका
याचिका की सुनवाई पर। तो इस पर समय समय पर सुनवाई होती रहती है और करंट में भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। और यहाँ इसमें तर्क दिया जाता है कि ब्रिटेन ने, जिसने इस कानून को खुद बनाया था और अपने देश में भी लागू किया था और भारत में भी लागू किया था, उसको 2009 में ब्रिटेन से तो हटा लिया गया, लेकिन भारत में इसको अभी भी वैलिड रखा गया है, इसको हटाया नहीं गया है। 2018 की बात करें तो लॉ कमीशन ने भी इस राजद्रोह कानून को हटाने की सिफारिश की थी। मतलब इसको हटाना क्यों है, इसको और रखना क्यों है, ये दोनों ही एक वैलिड पॉइंट है जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कानून को रखने के पक्ष में क्या तर्क है। सबसे पहले, क्योंकि भारत तो एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में बहुत सी भाषाएं भी बोली जाती हैं, बहुत सी संस्कृतियां भी, बहुत से धर्म भी मतलब एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको चलाने के लिए एक शक्ति की जरूरत है जो 124A के पक्ष में तर्क दे रही है। तो ये सीधा सीधा बोल रही है ये राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का मुकाबला करने में उपयोगी है। बिल्कुल सही है। यह चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीके से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाता है। बिल्कुल ठीक है। यदि अदालत की अवमानना पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, सरकार की अवमानना पर भी सजा होनी चाहिए। ये एक बहस का मुद्दा है। भारत में कई जिले माओवादी विद्रोह और विद्रोही समूहों का सामना कर रहे हैं और वे खुले तौर पर क्रांति द्वारा राज्य की सरकार को उखाड़ फेंकने की वकालत करते हैं। तो उनका सामना करने के लिए भी धारा 124A एक तर्क है। इस पृष्ठभूमि में धारा 124A को समाप्त करने की सलाह केवल इसलिए गलत होगी क्योंकि इसे कुछ अत्यधिक प्रचारित मामलों में गलत तरीके से लागू किया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं हम इसके विरुद्ध में दिए गए तर्कों के बारे में कि इसको संविधान से क्यों हटा देना चाहिए। यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाक्य और अभिव्यक्ति की संवैधानिक रूप से गारंटी शुदा स्वतंत्रता के वैध व्यवहार में एक बाधा है। आप इसके बारे में क्या मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर फंडामेंटल राइट है तो ये जो धारा है 124A आपके लिए एक बाधा है या नहीं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि जहां तक आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, तो अगर आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से देश की एकता और अखंडता को बल नहीं मिलता, वो खतरे में पड़ती है, सांप्रदायिक भावना बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है या सरकार को उखाड़ फेंकने की आपकी कोशिश होती है आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के द्वारा, तो मेरी तरफ से तो धारा 124 एक वैलिड पॉइंट है। मतलब उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि केवल स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आपको कहीं भी कुछ भी कहने दिया जाए। दूसरे पॉइंट की बात करें, सरकार की सहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मजबूत सार्वजनिक बहस के विशेष तत्व हैं। उन्हें देशद्रोह के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका यूज सरकार की गलतियों को बताने, उसकी सहमति, आलोचना करने, सरकार को सही गलत बताने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज किया जा सकता है और उसे देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए देशद्रोह का परिचय देने वाले अंग्रेजों ने भी अपने इस कानून को समाप्त कर दिया है। ऐसे में कोई कारण नहीं है कि इस धारा को समाप्त ना करें। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में कि अंग्रेजों ने इस कानून को लागू किया था और उन्होंने 2009 में अपने देश से इस कानून को स्थगित कर दिया, पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, उसको हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन भारत में ये अभी भी एग्जिस्ट करता है और इसको केवल इसी तर्क पर समाप्त कर दिया जाए, ये मैं कहीं नहीं मानता। धारा 124A के तहत असंतोष जैसे शब्द अस्पष्ट है। ये बिल्कुल सही बात है कि असंतोष अगर कोई व्यक्ति है तो वो अस्पष्ट है कि वो कैसे है, क्यों नहीं है। और इसमें जो जांच अधिकारी का जो व्यवहार एवं कल्पनाओं के अंतर्गत अलग अलग व्याख्याओं के अधीन आती है और इसकी व्याख्या भी अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 2019 में ऐसे प्रावधान हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने या हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने संबंधित मामलों में दंडित करते हैं। ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए पर्याप्त हैं। तो भाई आईपीसी की धारा 124A के विरोध में जो तर्क दिया गया है उसमें कहा गया है कि आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 में ऑलरेडी ऐसे लॉज हैं जिसके द्वारा सरकार को प्रोटेक्ट किया जा सकता है हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के संदर्भ में, और उन्हें दंडित किया जा सकता है, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो 124A को
क्यों संविधान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राजद्रोह कानून का राजनीतिक असंतोष से बचने के लिए एक उपकरण के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि राजद्रोह कानून का राजनीतिक असंतोष से बचने के लिए एक उपकरण के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके जितने भी पॉइंट हैं, ये जितनी भी रिसर्च है, वो अलग अलग मीडिया सोर्सेज से, न्यूज, मैगजीन्स और बुक से ये ली गई है। ये एक पूरी रिसर्च है जिसको मैंने अलग अलग सोर्सेज से लेकर आपके सामने रखा है। तो इसको पर्सनली पहले तो ना ले, केवल ये एक एजुकेशन के पर्पज से है जिसका इंटेंशन लोगों को जागरूक करना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है और उनको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज प्रदान करना है। तो इसे पर्सनली लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा सीधा बता दूं कि जो राजनीतिक असंतोष है उससे बचने के लिए कभी कभी सरकारें भी इसका दुरुपयोग कर देती हैं। ये वैलिड भी है और इनवैलिड भी है। ये केवल और केवल एक जांच का विषय है मेरी तरफ से। तो वर्ष 1979 में भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध की पुष्टि की, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता है उनके मानकों पर निर्धारित की गई। हालांकि देशद्रोह का दुरुपयोग व मनमाने ढंग से आरोप लगाना भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं है। ये सब वो विरुद्ध तर्क हैं जो 124A के विरुद्ध में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों या बुद्धिजीवियों द्वारा कहे गए हैं। अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसको बचाने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य घटक है। जो अभिव्यक्ति या विचार उस समय की सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं है उसको राजद्रोह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर इंडिया सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे वर्ल्ड का, तो इसके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। सरकार की नीतियों को सही या गलत बताने के लिए, उनके निर्णयों को या उनके जितने भी लॉ एंड एक्ट है उनके प्रति उनको सही या गलत बताने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है और सरकार के हित में भी है। तो इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को देशद्रोह के विरोध में नहीं माना जाना चाहिए। जैसे अभी हम रिसेंटली की बात करें तो कृषि कानून को लेकर पूरे 1 साल तक, मतलब 1 साल होने ही वाला था, तभी हमारे प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करी। तो इससे पहले का जो सिनेरियो चल रहा था, जैसे सरकार कह रही थी कि ये किसानों के पक्ष में है, बिचौलियों को खत्म करने के लिए और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस किसानों को दिलाने के लिए इसको संविधान में शामिल किया गया है। सरकार का ये तर्क था और किसानों का तर्क था, किसानों के जो नेता थे राकेश टिकैत जैसे, तो उनका तर्क था कि भाई ये किसान विरोधी बिल है, इसको संसद से हटा देना चाहिए, इस कानून को पारित ही नहीं होने देंगे। तो वो पूरे 1 साल तक जो है इस कानून को हटाने में लगे रहे, जिसमें अब जाके उनको सफलता मिली। तो इस दौरान इसमें जो तर्क वितर्क चले के किसी ने बोला कि देश विरोधी तत्व हैं जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, किसी ने जो सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ है, तो किसी पार्टी ने इनका समर्थन किया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनका समर्थन किया कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन किसान विरोधी बिल से किसानों को फायदा होने वाला नहीं है। तो 1 साल बाद सरकार को खुद ही इसी बिल को वापस लेना पड़ा, उसकी घोषणा करनी पड़ी और इस प्रोटेस्ट को जो है खत्म करना पड़ा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार को सही या गलत बताने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए धारा 124A का दुरुपयोग एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। केदारनाथ मामले में दी गई कैविएट के अनुसार कानून के तहत मुकदमा चलाकर ऐसे दुरुपयोग की जांच की जा सकती है। इसे बदले हुए तथ्य और परिस्थितियों के तहत तथा आवश्यकता अनुसार आनुपातिक और मनमानी के निरंतर विकसित होने वाले परीक्षणों के आधार पर जांचने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर देशद्रोह का जो कानून है उसको करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एग्जामिन करने की नीड है और उसे लागू करने की जरूरत है, जिससे इसका दुरुपयोग जल्दी से ना हो पाए। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 124 है क्या, किसने और कब इसको लागू किया, किस कंट्री ने इसको अपने संविधान से इसको हटा दिया और भारत में इसको लेकर अभी एक बहस का मुद्दा छिड़ा हुआ है, इसको हटाने को लेकर, इसको बरकरार रखने को लेकर। तो आप ये सभी पॉइंट समझ गए होंगे। तो आई होप आपको पूरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।